बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग के बारे में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जनरल डिस्पेंसिंग प्रोसीजर। एक बार पिछले लेक्चर को भी रिवाइज करते हैं हम लोग जी। डिस्पेंसिंग, अब डिस्पेंसिंग क्या है? व्हाट इज डिस्पेंसिंग? प्रिपरेशन एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन एज पर प्रिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड डिस्पेंसिंग। और हमने ये भी देखा था कि जी बीइंग अ डिस्पेंसर या डिस्पेंसर होने के लिए किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए बंदे को। तो हमने देखा था कि जी स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग। यानी प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाउंडिंग से क्या मुराद है कि फंडामेंटल ऑपरेशंस, जो बुनियादी एक आप कह लीजिए प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं कंपाउंडिंग के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी डोजेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकम्पैटिबिलिटीज़ केमिकल भी हो सकती है, फिज़िकल भी हो सकती है और थेराप्यूटिकली भी हो सकती है। आम अल्फाज में जो हम लोग कहते हैं कि जी ड्रग इंट्रैक्शंस। अब ड्रग इंट्रैक्शंस 3 तरह की होती हैं: ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग फूड इंट्रैक्शन, ड्रग डिजीज़ इंट्रैक्शन। ये 3 तरह के जो ना कॉमनली यूज्ड जो हमारे ड्रग इंट्रैक्शंस होती हैं। सपोज़ करें आपकी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर 2 ड्रग्स लिखी हुई हैं जो आपस में तजाद रखती हैं, तो केमिकली एक उनके आपस में एक तजाद है, ठीक है। या कुछ ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ऐसी लिखी हुई हैं कि आपकी बीमारी को वो और वर्स कर सकती है। सपोज़ करें आपको ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है जी, एक कॉमन सी चीज़ है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, साथ ही प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डिस्प्रिन या कोई भी ब्लड थिनिंग एजेंट प्रिस्क्राइब्ड हो, तो आप उसको पॉइंट आउट करते हैं कि जी आपकी बीमारी के साथ ये ड्रग जो है ना कंपैटिबल नहीं है। आप अगर ये डिस्प्रिन लेंगे तो इससे आपकी ब्लीडिंग बढ़ सकती है। आप उसको पॉइंट आउट करते हैं। या कोई ब्लीडिंग थोड़ी हो रही है, कोई ड्रग ऐसी आप लेते हैं जो उस ड्रग के इफ़ेक्ट को और बढ़ा रही है, ठीक है जी, तो आप वो वर्स हो सकती है चीज़। सपोज़ करें कोई नींद की दवाई खा रहे हैं, तो 2-3 दवाइयाँ अगर एक साथ आप लेंगे तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को बढ़ा सकती हैं, तो जिसकी वजह से सिर्फ नींद नहीं, इवन बंदा बेहोश हो सकता है। तो इस तरह की जो छोटी मोटी इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती है और मेजर इनकम्पैटिबिलिटीज़ बहैसियत एक डिस्पेंसर एक शोबा है ना। आप इसमें आप ये ना कहें कि जी जिस बंदे ने 1 साल का कोर्स किया है वो डिस्पेंसर है, जिसने 2 साल का किया है, चाहे वो 1 साल का कोर्स करने वाला बंदा हो, चाहे वो 2 साल वाला हो, चाहे फार्मासिस्ट हो। डिस्पेंसिंग एक प्रिंसिपल है, एक पूरा एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे 1 साल वाला कोर्स का बंदा भी आके दवाइयाँ सप्लाई करता है पेशेंट को, 2 साल वाला भी करता है और 5 साल वाला भी करता है। तो इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि जी डिस्पेंसर वो होता है जो जिसने 1 साल का कोर्स किया हो, ऐसा नहीं है। डिस्पेंसर एक अलग से एक डिपार्टमेंट है, एक अलग सा प्रिंसिपल है, जिसमें फार्मासिस्ट भी, फार्मेसी टेक्नीशियंस भी, सारे लोग ये काम करते हैं उसमें। और उसके बुनियादी असूल यही हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं कि जी प्री रिक्विजिट नॉलेज, कि डिस्पेंसिंग एरिया में खड़े होने से पहले आपको इन बुनियादी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तब ही जाके आप एक अच्छे डिस्पेंसर बन सकते हैं। पैकेजिंग मेथड्स है, ठीक है जी। अगर आप डिस्पेंसिंग कर रहे हैं तो आपको पैकेजिंग के बारे में पता होना चाहिए। सपोज़ करें आप एक बल्क अमाउंट में चीज़ आपके पास मौजूद है, अक्सर आप लोगों ने देखा हो डेल्टा कॉटल टैबलेट मार्केट में आपने कभी ख़रीदी हो या फैमिली में किसी ने ख़रीदी हो, तो अक्सर खुली टैबलेट्स आती हैं। तो अमूमन क्या होता है, यहाँ पे लोग जिप वाले लिफाफे में या खाकी लिफाफे में पैक करके दे देते हैं, जो कि एक अनसेफ़ प्रैक्टिस है, ठीक है जी। वो आपकी दवाई के लिए भी अनसेफ़ है, पेशेंट के लिए भी अनसेफ़ है। टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, सब चीज़ें कि जिसके लिए चैलेंजेस हैं, तो उसको एक प्रॉपर पैकेजिंग मटेरियल में पैक करना ही एक अच्छे डिस्पेंसर की अलामत है, जो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें करना चाहिए। नेक्स्ट जी लेबलिंग मेथड। लेबलिंग मेथड का मतलब ये है कि जी हम लोग लिख देते हैं पेन से जी सुबह दोपहर शाम, सुबह शाम, खाने से पहले है, खाने के बाद है, और उस पर ना एग्जैक्ट डोज लिखी होती है। अब लेबलिंग भी एक मेथड है, एक आपको आना चाहिए कि अच्छी प्रॉपर लेबलिंग कैसे करते हैं। आप लोगों ने देखा हो कि अगर आपके कज़न्स या रिश्तेदार कोई बाहर से दवाइयाँ लेके आए हों, इंग्लैंड या यूरोपियन कंट्रीज से, आप लोगों ने देखा हो कि कंपनी का लेबल तो मौजूद होता है इसके ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर, लेकिन उस फार्मेसी जिससे उन्होंने परचेज़ की होती है उनको एक अलग से एंसिलरी लेबल भी उन्होंने चस्पा किया होता है, जिसके ऊपर मरीज़ का नाम, दवाई का नाम और उसको कितनी स्ट्रेंथ है,
साथ ही साथ उसकी डोज प्रॉपर प्रिंटेड फॉर्म में दी हुई होती है। तो ये लेबलिंग के प्रोसीजर्स आप लोगों को भी आने चाहिए। अगर आपके पास वसाइल नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपको जो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक उसके हकूक़ हैं लेबलिंग के, वो आपको पता होने चाहिए। लीगल रिक्वायरमेंट्स, अब लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपको ड्रग्स लॉज के बारे में पता होना चाहिए। बुनियादी तौर पे जो कानूनी हैसियत होती है किसी भी ड्रग की या प्रिस्क्रिप्शन की, उसके बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है। कोई कंट्रोल ड्रग है, कोई पॉइजनस ड्रग है, ठीक है जी, तो आपको उनके बारे में पता होगा तो आप इजीली उसको डिस्पेंस कर सकेंगे, और कितनी तादाद में करनी है एक ड्रग, ये सारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं प्रिस्क्रिप्शन के, वो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ, जनरल डिस्पेंसिंग प्रोसीजर। तो एक एक करके पढ़ते हैं कि जी एक फ़्लो चार्ट आप कह लीजिए कि एक फ़्लो के अंदर प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग से लेके मेडिसिन फिलिंग तक, देन लेबलिंग और उसका रिकॉर्ड कीपिंग, सारे प्रोसीजर एक एक स्टेप बाय स्टेप, जो एक प्रोसीजर होता है डिस्पेंसिंग का, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जी डिस्पेंसिंग में कौन कौन से काम कैरिड आउट होते हैं। अब आपको डिस्पेंसिंग की डेफिनेशन भी पता लग गई है, आपको ये भी पता लग गया कि जी डिस्पेंसर बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों के बारे में, बुनियादी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो अब आपको पता लग गया है, लेकिन अब आप आ गए काउंटर एरिया में। अब आप जनाब खड़े हैं कि जी मैं एक डिस्पेंसर हूँ। अब मैं कैसे मानूँ कि आप एक डिस्पेंसर है? ठीक है जी, ये कस्टमर ये इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करे कि आप एक डिस्पेंसर है? ठीक है जी, तो आप अपने अमल से ज़ाहिर करेंगे। ज़ाहिर अमल करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स बुनियादी पता होने चाहिए। ठीक है जी, बेसिक स्टैंडर्ड्स पता हो तो आप अपने अमल में उसको बेहतर तरीके से ला सकते हैं। तो सबसे पहला जो अमल है जो हमने प्रैक्टिकली दिखाना होता है कि हम एक अच्छे डिस्पेंसर है, वो है जी वर्क ऑन योर ऑन, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपना काम दूसरों पे ना फेंके। प्रिस्क्रिप्शन आ गई तो आप ख़ुद उठ के रिसीव करें, उसको मुकम्मल तौर पे पढ़ें, कॉन्फिडेंट में लें अपने आप को भी और मरीज़ को भी कॉन्फिडेंट में लेके उसको आप मेडिसिन दें। अक्सर ये होता है कि फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन साइड पे बैठे होते हैं और एक अंगूठा छाप जो मुश्किल से अंडर मैट्रिक पास होते हैं वो फ्रंट लाइन पे खड़े होकर काम कर रहे होते हैं। फिर हम ये रोना रोते हैं कि जी फार्मासिस्ट का स्कोप नहीं है, फार्मेसी टेक्नीशियन का स्कोप नहीं है। भाई आप फ्रंट लाइन पे आके काम करोगे तो लोग आपको मानेंगे ना। आप अपनी कीमत खुद बनाते हो, ठीक है जी। अपनी कीमत आप कैसे बनाओगे? मतलब आप ये लोगों को कहोगे जी मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, आपकी कीमत बन जाएगी, ऐसी कीमत नहीं बनती। कीमत आपके अमल से बनती है। लोग आपके अमल को देख के ही डिसाइड करते हैं कि जी आप कितने कामयाब आदमी हैं, ठीक है जी। तो जब भी आप फार्मेसी पे खड़े हो डिस्पेंसिंग एरिया में, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बिल्कुल घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी किसी सूरत। सेकेंडली, अच्छा लिबास, ठीक है, अच्छा लिबास। 90% फार्मेसीज़ में देखें, बहुत कम फार्मेसीज़ हैं जहाँ पे अच्छा लिबास पहनते हैं डिस्पेंसर्स या जो फार्मासिस्ट होते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियंस। बाकी आप अक्सर देखें फटी पैंट होती है वो टेक इट ईजी वाली, ठीक है जी। ऊपर से शर्ट देखें आप, कोई तमीज़ वाली नहीं होती, लंबे लंबे बाल रखे होते हैं, तो जिसके देख के ही बंदे को लगता है कि यार ये फार्मासिस्ट नहीं हो सकता, ये कोई मैकेनिक है। तो आप लोगों ने जो अपनी पर्सनालिटी है उसका भी ख़ास ख्याल रखना है कि आप एक हेल्थ सेक्टर में खड़े हैं, तो आपके जो लिबास होना चाहिए वो भी एक सिंबॉलिक चीज़ हो, लोगों की नज़र में एक अच्छा वो मैसेज जाए कि आप एक पढ़े लिखे हैं, आप तजुर्बेकार हैं, आप अपने फील्ड के साथ कितने ये जनाब वो मुंसलिक है। तो ये ज़रूरी है। तो पेशेंट से या बाकी आम लोगों से अलग देखने के लिए हमारे पास एक ही टूल है जो वो भी हम मुश्किल से ही उसको अवेल करते हैं, वो है जी एक एप्रन, जिसको हम आम ज़ुबान में लैब कोट कहते हैं। वेल लॉन्डर्ड, प्रेस्ड और साफ़ सुथरा लैब कोट आपको पहनना ज़रूरी है। आप काउंटर पे खड़े हैं, डिस्पेंसिंग कर रहे हैं, तो बीइंग अ डिस्पेंसर यहाँ पे लाजिम है कि आपने लैब कोट पहन के रखना है। सेकेंडली क्या है कि जी जो सबसे मुश्किल काम है हमारी नज़र में कि जी हम गंद फेंकें और लोग साफ़ करें, ठीक है जी। हम गंद फेंकें और लोग तारीफ़ करें, ऐसा नहीं होता। जहाँ पे भी आप खड़े हो आपके पास एक क्लीन टॉवल होना चाहिए, चाहे डस्टर हो, कपड़ा हो, कोई भी हो, जिससे आप वर्किंग एरिया को साफ़ कर रख सकें। या आप किसी को टैबलेट, सिरप, इवन पैम्पर उठा के दे रहे हैं, कोई भी जो जनरल आइटम्स में से अक्सर डस्ट जमी होती है, तो जब आप साफ़ करके अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ मरीज़ के सामने रखते हैं तो एक अच्छा एक इमेज जाता है।
तो आपकी सेल भी बढ़ती है और इससे आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो भी पॉलिश होती रहती है। तो ये कि साफ़ सफाई का ख्याल रखना ज़रूरी है वर्किंग एरिया में। आगे जी, वर्क इन ए क्लीन एंड टीडी मैनर। आप जहाँ से कोई दवाई उठाएं वापस वहीं पे रखें। अक्सर जगह पे आपने देखा होगा खलियार पड़ा होता है, सुबह से शाम तक आप दवाइयाँ निकाल रहे हैं, एक पत्ता बीच में से दे दी, बाकी डब्बी फेंक दी कि जनाब कोई और आके उठा लेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे भी काम करे वो आपकी जगह जो है ना वेल मैनर होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, रीड प्रिस्क्रिप्शन केयरफुली, लीगल एंड टेक्निकली करेक्ट। आमतौर पर यह होता है कि जैसे प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में आती है, आप भागते हुए जाते हो, आओ शेल्फ से टैबलेट उठा के जनाब मरीज़ को बताना शुरू कर देते हैं जी, 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, ठीक है जी। और बिल बना के जनाब लिफाफे में डाल दिए, अगले से पैसे लिए और अल्लाह खैर सलाह। ये एक लेमैन का काम है, आपका ये काम नहीं होना चाहिए। आप जब भी काम करें आप एक वेल मैनर्ड तरीके से करें, लीगल पैरामीटर्स को देखते हुए करें। जब भी आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आए उसको मुकम्मल तौर पे रीड करें, ठीक है जी। मरीज़, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका सेक्स, उसकी एज, ये सारे पैरामीटर्स रिलेट करते हैं किस चीज़ से, उसकी सेहत से, उसकी बीमारी जो डायग्नोज हुई है और जो उस पर प्रिस्क्राइब ड्रग्स है। तभी आप डिसाइड कर सकेंगे कि ड्रग इंट्रैक्शंस हैं, ड्रग थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ हैं, फिज़िकल हैं, केमिकल हैं, ठीक है जी। और डोज कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल आसानी होगी सारी चीज़ें। तो आप लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन के लीगल पैरामीटर्स और कंप्लीट जो प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग है ना वो यकीनी बनाना, वो 5 सेकंड का काम है। इससे क्या होगा, आप कस्टमर से भी का अपना एक मुकालमा कर सकेंगे, पेशेंट से, ठीक है जी। हेलो हाय, इससे आपकी एक कस्टमर जो लाइन आप है और आपकी जो पब्लिक रिलेशनशिप है वो भी डेवलप होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंट भी आएगा। सेकेंडली क्या है, आप मेडिसिन भी सेफली मरीज़ को डिलीवर कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप प्रिस्क्रिप्शन पढ़ें, 5 सेकंड दें मरीज़ के सामने और आप अपनी दवाई सेफली उसको डिलीवर कर सकें। नेक्स्ट है जी, हमारे पास जो सबसे बड़ा फुकदान है वो ये है कि जी हम लोग जो ऑफिशियल बुक्स हैं उसको रेफरेंस नहीं बनाते। जब भी कोई फार्मूला आपको समझ नहीं आता, आपके पास ऑफिशियल बुक्स हैं, आप उनको कंसल्ट करके उनमें से फार्मूला देख के अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। आप कहें कि जी मरीज़ के सामने मैं किताब खोलूं तो वो कहेंगे ये तो बड़ा अनपढ़ आदमी है, इसको तो कोई पता ही नहीं है, ये तो किताब देख के मुझे बता रहा है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है जी। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं और अपने काम से उनको इश्क होता है, वो ये सारे कदम उठाते हैं ताकि सेफ़ली, हमारा मकसद है सेफ़ली डिलीवर करना मेडिसिन मरीज़ को। तो आप लोग हमेशा रेफरेंस बुक्स का सहारा लिया करें। किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप रेफरेंस बुक देखा करें। कहीं पर डोजेज प्रिस्क्रिप्शन पे गलत लिखी हुई है तो आप रेफरेंस बुक देख के उससे बता सकते हैं कि जी एग्जैक्ट डोज क्या हो सकती है, एग्जैक्ट डोजेज फॉर्म क्या हो सकती है, और उसमें जो इनकम्पैटिबिलिटीज़ हैं आप रेफरेंस बुक से उसको देख के बता सकते हैं। और अपने रिकॉर्ड में भी अपने हिफाजत के लिए, अपनी साइट सेफ़ रखने के लिए उसको अपने रिकॉर्ड में भी रख सकते हैं कि जी मैंने अगर ये प्रिस्क्रिप्शन के अंदर अल्ट्रेशन की है तो मैंने इस बुनियाद पे की है कि रेफरेंस बुक कुछ कह रही है और प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ लिखा हुआ है। तो अपनी साइट भी आप लोग सेव नहीं करते और जूँ को तू लकीर का फ़कीर, जैसे डॉक्टर ने लिखा है वैसे आप लोगों ने भी दवाइयाँ दी, लिखा, मरीज़ जाए मरे भाड़ में जाए, हमें से कोई सरोकार नहीं है, हमें 4 पैसे मिलने चाहिए, ठीक है जी। तो फिर ऐसा करने से बेहतर है कि आप अपने अंदर से ये 2 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है और ये फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, इसका लेबल उतारे भाई। 5-6 महीने किसी भी मेडिकल स्टोर पर ट्रेनिंग करें, आप अच्छे खासे प्रिस्क्रिप्शन भी पढ़ने लग पड़ेंगे और आप काम करें। फिर क्या ज़रूरत है इतनी ख्वारी करने की, 2 साल आप पढ़ें जाके, फिर जनाब आप कोर्स करें, आप नेक्स्ट आगे फील्ड में प्रैक्टिस भी करें और आपकी प्रैक्टिस इस तरह से हो कि जनाब जो मैंने आपसे जिक्र किया कि सियाक़ व सबाक़ से बिल्कुल हट के आप काम करें। तो इस तरह का काम जो है ना करना ही बेहतर है कि आप जाएं, आप 3-4 महीने 5 महीने किसी भी मेडिकल स्टोर पे ट्रेनिंग करें, सीखें। जो रॉ प्रैक्टिस चल रही है आजकल उसी तरीके से आप सीख जाएंगे 5 महीने में। मैं खुद बता रहा हूँ आपको कि जब मैंने फार्मेसी में एडमिशन नहीं था लिया तो मैं काम सीख गया था 3-4 महीने में। तो काम सीखना, दवाई कालपोल उठा के देना मरीज़ को, डिस्प्रिन को पत्ता उठा के देना, पौसन उठा के देना, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। ये तो आप किसी रिक्शा ड्राइवर को भी आगे खड़ा कर दें वो भी कर ले काम। लेकिन आप 2 साल पढ़ते क्यों हैं कि एथिक्स, लीगल जो रिक्वायरमेंट्स हैं हर चीज़ के, पेशेंट की सेफ्टी और आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग है, वो उस बुनियाद पे हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ों को लेके चलते हैं ताकि
हम अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके जाएंगे। तो जब भी आप लोग प्रिस्क्रिप्शन देखें उसको कंपेयर किया करें अपनी ऑफिशियल बुक्स के साथ। अगर कहीं पे भी आपको राय के बराबर जितना भी आपको डाउट हो आप उसको क्लियर करें। नेक्स्ट है जी, चेक डोज फॉर इंटरनल प्रिपरेशंस। कोई भी दवाई जो आप इंटरनल यूज़ के लिए दे रहे हो उसकी डोजेज देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वंस इट टेकन इट कैन बी रिवर्स। बहुत कम केसेस में होता है कि ओरल जो दवाई आपने दी हो अगर टॉक्सिक इफेक्ट उनका है कोई, तो बहुत रेयर केसेस में कि उसको आप रिवर्स करते हैं, कोई फिज़िकल नुकसान या इवन डेथ भी हो सकती है। तो कोई भी जो ओरली या इंटरनल यूज़ के लिए आप कोई चीज़ दे रहे हो तो उसकी डोज चेक करना बहुत ज़रूरी है। जनरल डिस्पेंसिंग प्रोसीजर्स हैं, ठीक है जी। चेक इफ़ एनी इंग्रेडिएंट्स इज पॉइजन, रिकॉर्ड एग्जैक्ट वेट और वॉल्यूम विद इनिशियल साइंस। कुछ लोगों को कई दवाइयों से एलर्जी होती है। सपोज करें प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कोई सल्फा ग्रुप लिखा गई, लाइक सेप्ट्रॉन लिखी हुई है, सल्फासिटामाइड लिखी हुई है, जिस पेशेंट को आप दे रहे हैं उसको सल्फा ग्रुप से एलर्जी है, ठीक है जी। तो मेन इंग्रेडिएंट भी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो भी एक इंग्रेडिएंट ही है। अगर किसी पेशेंट को इससे एलर्जी है तो आप उसको पॉइंट आउट करेंगे, और तभी पॉइंट आउट होगा जब आप पेशेंट के साथ एक कन्वर्सेशन करेंगे 5 सेकंड की। आप उससे कि पूछेंगे कि हाँ भाई आपको पहली दफ़ा खा रहे दवाई? वो कहता है जी पहली दफ़ा खा रहा हूँ। जी आपको किसी दवाई से एलर्जी हो कभी कोई? वो कहेगा जी हाँ मुझे आमदे को तो नहीं पता कि सल्फा ग्रुप क्या होता है। वो आपको कहेगा जी मुझे सेप्ट्रान से एलर्जी है, मुझे अमॉक्सल से एलर्जी है, मुझे एम्पिसिलिन से एलर्जी है, मैं अमॉक्सल खाता हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है। तो आप प्रिस्क्रिप्शन पे देखें कि ऐसी कोई दवाई तो नहीं लिखी जिससे इस मरीज़ को एलर्जी है। अगर ऐसा है तो आप उस इंग्रेडिएंट को अलग करेंगे या उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ के देंगे, और उसको आप पेशेंट प्रोफाइल जब आप बनाते हो अपने पास उस चीज़ में उसको नोट डाउन करेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर ये प्रिस्क्रिप्शन आपके पास या ये पेशेंट आपके पास प्रोड्यूस होता है तो आप उसके रिकॉर्ड में देखेंगे कि भाई इस बंदे को सल्फा ग्रुप से एलर्जी है तो इसको सल्फा ग्रुप नहीं देनी। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है कि आप अपने मरीज़ के साथ कितने मुखलस हैं, आप अपना काम कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, पेशेंट की सेफ़्टी कितनी आपके लिए अहम है। आपके लिए बिज़नेस से ज़्यादा अहम है पेशेंट की सेफ़्टी। देखिए रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो मुसलमानों को भी दे रहा है और काफरों को भी दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जी। वाफर मकदार में दे रहा है। जस्ट हम हैं कि जी नाशुक्र हैं, तो हम क्यों लोगों की ज़िंदगी को भी मुश्किल में डालते हैं और अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालते हैं। आप अपना बिज़नेस करें, बिज़नेस किसने रोका आपको कि ना बिज़नेस रोके, ठीक है जी। लेकिन जो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी तरीक़ाकार है बिज़नेस करने का, एक आपको चीज़ सौंपी गई है, आपकी ज़िम्मेदारी है, उसको प्रॉपर तरीके से करें। नेक्स्ट है जी चेक इनकम्पैटिबिलिटीज़। वही पुरानी वाली बात कि फ़िज़िकल केमिकल जो ड्रग इंट्रैक्शन है, ड्रग फूड इंट्रैक्शन है और ड्रग डिजीज़ इंट्रैक्शन है उसके बारे में देखें। नेक्स्ट है जी चेक करेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर आप पाउडर सस्पेंशन है, पाउडर है आपके पास, उसमें आपने डिस्टिल वाटर ऐड करना है या आपने नामस लाइन ऐड करना है, उसका प्रॉपर तरीका क्या है, कितने ml डालना है उसको, ठीक है जी। अगर आपके पास ग्रेन्यूल्स हैं, यहाँ पे ये होता है कि जी ग्रेन्यूल्स हैं तो उसको भी एक ही मेथड से हम बना रहे होते हैं। अगर पाउडर है तो उसको भी हम लोग एक ही मेथड से बना रहे होते हैं, ठीक है जी। एक बेसिक चीज़ आप लोगों को मैं बताऊँ कि सपोज़ करें आपके पास ड्राई पाउडर है, उसको आपने बिफोर डिस्पेंसिंग रिकन्स्टिट्यूट करना है या बिफोर टेकिंग उसको रिकन्स्टिट्यूट करते हैं। रिकन्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि जी पाउडर है, आपने एक निशान लगा होता है कंटेनर के ऊपर, वहाँ तक आपने उसमें पानी डालना होता है। तो पाउडर को आप तो जिस तरह मिक्स करें उसको आपके लिए इजी है, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं कहीं पे होता है कि ग्रेन्यूल्स स्पेशली लिखा होता है, ये क्लैरिसिड, ये क्लैरिथ्रोमाइसिन आप लोगों ने देखी हो दवाइयाँ, ये जितने भी हैं, या सेफाक्लोर है, ये जितनी भी दवाई ये ग्रेनुलर फॉर्म में होती है। ग्रेन्यूल्स क्यों बनाते हैं हम लोग? उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए, ठीक है जी। अक्सर दवाइयाँ बिटर टेस्ट की होती हैं और उसको हम ज़रा मॉडिफाई करते हैं कि उसके बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए उसको ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। उसके बनाने का तरीका अलग है कि जब भी आप इसमें पानी डालें उसको आप एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाएं ताकि वो डिस्पर्स हो जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जी यहाँ तक पानी डालें, उसको अच्छी तरह हिलाएं। इससे क्या होता है, ग्रेन्यूल्स टूट जाते हैं और दवाई की जो एक फ़ायदा था कि जी हमने उसका टेस्ट मास्क किया था वो अनमास्किंग हो जाती है उसकी, और जो बिटर टेस्ट है वो दोबारा वो वाज़िया हो जाता है, जो मुश्किल होता है पेशेंट के लिए इंटेक करना उसको। तो प्रॉपर मेथड देखा करें आप लोग। अगर आपको नहीं पता, मतलब याद नहीं रहती चीज़ें अक्सर आपको, आप ऑफिशियल बुक्स में देखा करें जो दवाई मौजूद है उसके डब्बे के अंदर रैपर दिया होता है, उसमें प्रॉपर तरीका लिखा होता है,
उस वहाँ से देखे आप लोग इसको प्रॉपर तरीका बता सकते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन क्या है, ये आपके काम में शाइस्तगी और सेफली आप दवाई को डिस्पेंस कर सकेंगे। चेक स्टोरेज कंडीशंस है, जो दवाइयाँ आप डिस्पेंस कर रहे हैं उनकी प्रॉपर कंडीशन की, उसको धूप से बचाना है, मॉइस्चर से बचाना है और फ्रिज में रखना है, ये चीज़ें आपने मरीज़ को बतानी होती है। हर वक्त कैलकुलेशंस किया करें, ठीक है जी, हर वक्त कैलकुलेशन किया करें डोज़ का बॉडी वेट के साथ, ठीक है जी, डोज़ का एज के साथ, ठीक है जी, जो डोज़ का डिजीज़ के साथ आप उसको किस तरह डोज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन आप करते रहा करें ताकि प्रॉपर डोज मरीज़ को दी जा सके। जो आपने कैलकुलेशन की उसको ज़रा रीचेक करें। एक प्रिंसिपल है कि कहीं ना कहीं काम करने के दौरान आप भूल जाते हैं, कोई गलत कैलकुलेशन आपसे हो जाती है। अक्सर ये होता है कि आप कैलपोल की डोज़ लिख रहे थे, सुबह दोपहर शाम आधा चम्मच, लेकिन आपको पता लगा कि मैं वेलोसेफ सिरप के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। तो ये क्या होता है कि आपकी इंटेंशन कहीं और होती है और आप गलत लिख देते हो डोज़। कहीं पे आपने लिख रहा होता है कि जी एक गोली सुबह शाम खाएं, जो कि एक टाइम खानी चाहिए थी। तो इस तरह रीचेक किया करें ताकि कहीं पे गलती ना हो। जहाँ पे एक गोली खानी थी वहाँ पे 2 ना खाए बंदा, जहाँ पे 1 चम्मच पीना था वहाँ पे 2 चम्मच ना पिए। ये कैलकुलेशन अपनी रीचेक करनी होती है। नेक्स्ट है जी कलेक्ट कंटेनर एंड क्लोयर। कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर कंटेनर और क्लोयर आपके पास होने चाहिए। लास्ट पे जी के प्रॉपर जो लेबलिंग के मेथड्स हैं, खूबसूरत सा लेबल बनाएं, उस पर लगाएं, ठीक है जी। एडिशनल कोई आप स्पेशल कोई चीज़ उस पर अटैच करना चाहते हैं लेबल के ऊपर, तो वो प्रॉपर तरीके से लिखें। सपोज़ करें आप लिखते हैं कि जी खाने से पहले लें, खाने के बाद लें, या उस पर कोई आप डेट लिखते हैं कि जी यूज़ विद इन 7 डेज़। और आखिर पे जी प्रिपेयर प्रोडक्ट, पैक इन कंटेनर एंड पॉलिश। कंपाउंडिंग करने के बाद जब आप उसको रीपैक करते हैं किसी भी कंटेनर में, वो कंटेनर साफ़ सुथरा हो और उस पर एक प्रॉपर लेबल चस्पा करें। लेबल चस्पा करने के बाद आप उसको क्या करें, रीचेक करें फिनिश प्रोडक्ट को रीचेक करें। कोई अनडिज़ॉल्व पार्टिकल ना हो उसके अंदर, कोई गंदगी ना चलेगी दौरान डिस्पेंसिंग। जहाँ तक वॉल्यूम लिखा था उस वॉल्यूम से ज़्यादा पानी ना पड़ गया उसमें, ठीक है जी, या प्रॉपरली वो डिज़ॉल्व हो गई वो चीज़ें, या प्रॉपर कोई क्लम्प्स तो नहीं बने, जब आपने सस्पेंशन बनाया तो क्लम्प्स बन गए हो, वो प्रॉपरली टूट गए हैं कि नहीं टूटे। ये सारी चीज़ें आपने फिनिश प्रोडक्ट में चेक करनी होती, कलर चेंजेस चेक करने होते हैं, ठीक है जी। और आखिर पे क्या है कि जी आप बोतल को रैप करते हो। कंटेनर को रैप करने का मकसद ये कि आप उसको सन लाइट से बचाएं और उस पर आप मरीज़ का नाम और उसका एड्रेस लिख सकें। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप पे लाजम है कि आप मरीज़ का जो मेडिकेशन प्रोफाइल है वो अपने पास लिख के रखें नेक्स्ट यूज़ के लिए, कि नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास बंदा आता है तो आपके पास पहले से उसका रिकॉर्ड मौजूद हो, और कोई चीज़ अगर गलती हो गई हो आपसे, कोई चीज़ हो तो वो शिकायत करने के लिए तो आपके पास भी एक रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए उसको दिखाने के लिए। और फर्दर क्या है कि मरीज़ के लिए आसानी होगी कि नेक्स्ट टाइम अगर वो डॉक्टर के पास दोबारा जाता है, कोई दवाई नहीं लिखता डॉक्टर, तो आप प्रिस्क्रिप्शन को टैली करते हो पुरानी प्रिस्क्रिप्शन के साथ कि पहले कौन सी दवाइयाँ थी और आप कौन सी दवाइयाँ हैं, कौन सी दवाइयाँ एक्सक्लूड हुई हैं, कौन सी दवाइयाँ इंक्लूड हुई हैं। और पुरानी प्रिस्क्रिप्शन का और नई प्रिस्क्रिप्शन में कोई ड्रग ऐसी लिखी हो जो पुरानी प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग के साथ उसकी इनकम्पैटिबिलिटीज़ हो, या फिर कभी कभी होता है कि कोई दवाई आपने लिखी है रीफ़िल प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है कि एक बार मदन आपसे दवाई ख़रीदी 5 दिन की, 5 दिन के बाद वो वही प्रिस्क्रिप्शन आपके पास फिर आ गई कि जी 5 दिन की और दे दें। तो आपके पास रिकॉर्ड अगर लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि जी ये बंदा मुझसे पहले भी लेके जा चुका है दवाइयाँ, और मैं देखूँ कि जी उसमें से तो 2 दवाइयाँ ऐसी लिखी थी जो डॉक्टर ने कहा था कि जी 5 दिन खानी है उसके बाद बंद कर देनी है। आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आप बता सकेंगे कि जी ये प्रिस्क्रिप्शन रीफ़िल है और ये तो दोबारा लेके जा रहा है, तो आप उसको वहीं पे स्नैप कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ये जो 2 दवाइयाँ थी ये आपने 5 दिन खा ली थी और यह बंद करनी, अब दोबारा नहीं लेंगे आप। तो ये एक पेशेंट की सेफ्टी भी है और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी इससे बिल्ड होती है। तो एक एक करके तरह रिवाइज़ करते हैं जी अपने आज के टॉपिक को कि जो जनरल डिस्पेंसिंग का प्रोसीजर क्या क्या है। वर्क on your own, wear apron, keep clean clothes, swab dusters, sponges, work in clean and tidy manner, read prescription carefully, legal and technically correct, find formula and written, write and record, refer source of information, check dose है, check if any ingredient is poison, record exact weight or volume with initials, check incompatibilities, check correct method of preparation, check storage, work out calculation, recheck calculation, collect container and collier, select label and trim it,
write label and additional special label, prepare product, pack in a clean and polish, stick up label on container, check finished product, wrap product, write patient name and address, record entry in book। थैंक यू सो मच। ये आज का हमारा बहुत ही तवील लेक्चर था, आप लोगों को मैं ये सेंड कर रहा हूँ, आप लोगों ने प्रॉपरली सुनना है इसको, और आपके पास जो आपकी दी हुई बुक है उसको सामने रख के आपने इस टॉपिक को उसके साथ टैली करना है। कोई चीज़ आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप अपने फीडबैक में मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ समझ ना आई और इस चीज़ को हम मज़ीद किस तरह बेहतर कर सकते हैं, वो भी आप लोगों ने मुझे अपने खूबसूरत से कमेंट्स में बताना है। थैंक यू। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।